ऑन एयर की पहली कड़ी में आज हम बात करेंगे रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे से। मीनल चौबे की एक और खासियत या इस बार की विशेषता मैं बता दूं कि ये प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुई है। 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से मीनल चौबे रायपुर मेयर का चुनाव जीती हैं। अब हमारे साथ में है इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, अब इनकी ये जीत का जश्न और फिर अब आगे का रोड मैप, इन तमाम विषयों पर हम मैडम से बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मैडम मेयर ऑन एयर में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी जीत की बहुत बधाई। देखिए, टिकट मिलना और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते से ये कहा गया कि आप स्वाभाविक दावेदार थी, हालांकि ऐसा नहीं था, लोग थे वहाँ पर, लेकिन 1.5 लाख से अधिक की जीत, क्या समझती हैं कि आखिर ऐसा ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि पिछला जो सबसे बड़ा यहाँ पर जीत का अंतर था वो महज 16,000 था, उसके बाद 1.5 लाख से जीत। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है और जो पिछले 15 वर्षों में नगर निगम में जो मेयर थे, महापौर थे, कांग्रेस की सरकार थी शहर की, तो उनकी कार्यप्रणाली से जनता है वो असंतुष्ट थी। और मेरा सौभाग्य था कि पिछले 5 वर्षों में मैं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष थी और विपक्ष में होने के नाते जो सत्ता पक्ष की जो कार्यप्रणाली थी उसको मैंने सजगता से उजागर किया, जिसे जनता ने देखा और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक मार्जिन से जीती हूँ। एक रीज़न यह भी है कि मेरा बचपना रायपुर शहर में बीता है और मेरी यहीं कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई सब यहीं हुई है, तो लोग मुझे जानते थे और मेरे कार्यों के अनुभव को देखते हुए मुझे अच्छे मतों से सबका आशीर्वाद मिला। देखिए, ये सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी पूछा है, अब आपसे भी सीधा राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो होता है, किसके कोटे से टिकट मिली आपको? देखिए, मैं 3 बार की नगर निगम में पार्षद हूँ और सामान्य महिला का जब आरक्षण हुआ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा आरक्षण होता है, तो इसमें स्वाभाविक दावेदार थी मैं और मेरे साथ और भी अन्य मेरी बहनें थी। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा महिलाओं को अवसर मिलता है, तो बहुत सारे उपयुक्त योग्य दावेदार मेरे साथ थी, मगर कोई तो इनका क्राइटेरिया होता होगा मार्किंग का, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं एक आध नंबर, मुझे अनुभव और मेरी 3 बार की जो मैं पार्षद हूँ और नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यकाल था, मैंने अच्छे से काम करने का प्रयास किया, उसे देखते हुए मुझे संगठन और मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं कोटे वोटे को नहीं मानती। अच्छा, 2 बयान आपके चुनाव जीतने के बाद आए जो अभी चर्चा में है। एक तो मैं गंगा जल से पूरा नगर निगम धो दूंगी या गंगा जल से धोएंगे, दूसरा एक बयान था पुरानी फाइलें खुलवाऊंगी। आपको जनता ने बनाया है जनता की समस्याएं दूर करने के लिए, गंगा जल, फाइलें खुलवाऊंगी, ये थोड़ा नहीं लग रहा है आपको कि बदलेगी राजनीति? देखिए, मैं आपको बताती हूँ हम पार्षद जो निगम का जो चुनाव हुआ उसका परिणाम आया, उसके बाद हमारे आदरणीय नेताओं ने हमको कुंभ स्नान के लिए हमको लेके गए और ये स्वाभाविक है कि हम स्नान किए तो हम अपने साथ गंगा जल भी लेके आए हैं और ये अपनी अपनी आस्था का विषय है, हमारा सनातन धर्म है। जब मैं नगर निगम में अपना पदभार ग्रहण करूँगी तो उसमें एक छोटी सी पूजा करके फिर जैसे हम अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करते हैं कोई भी शुभ और नए काम को लेके, तो वो मेरा कर्म क्षेत्र है, वहाँ भी हम गंगा जल का छिड़काव करेंगे। और दूसरी एक बात आपने कही कि फाइलें खुलवाने की बात, तो जब हम विपक्ष में थे और हमको सामने में जब भ्रष्टाचार दिखता था और उस भ्रष्टाचार को हमने बाकायदा प्रमाण के साथ उजागर किया, तो ये मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं अब उन भ्रष्टाचार को लेकर अगर मैं चुप बैठ जाऊंगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि अन्य कार्यों के अलावा जो जनता का अधिकार है, नगर निगम के माध्यम से जो अधिकार जनता को मिलना चाहिए, जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पे करती है, पानी, बिजली, सफाई, इन विषयों के अलावा जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुए हैं, हमें प्रयास करूँगी कि किन टेंडर में वो किन शर्तों के अधीन हुआ है, उस शर्तों का पालन उसमें ठीक से हुआ है कि नहीं। आने वाले समय में जो अधिकारी हैं जो गलत काम करते हैं, उनके मन में डर व्याप्त होना चाहिए कि कभी भी कोई भी फाइल खुल सकती है, तो वो फिर अच्छा काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार है उसका वो कम होगा, ये मेरा रीज़न है, बाकी बदलना नहीं। भ्रष्टाचार बताइए जिनकी फाइलें आपकी प्रायोरिटी में हैं। देखिए, बहुत सारे विषय थे ऐसे। अब हम जब मैं नगर निगम में महापौर के कुर्सी पे बैठूंगी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे और संज्ञान में आएंगी, पर भी आप पूछ रहे हैं तो एक यूनिपोल घोटाला था, एक डिवाइडर निर्माण था जिसमें हमने आरोप लगाया था कि बिना टेंडर के वो काम किया गया और हमने प्रस्तुत भी किया था उस चीज़ को। बोला तालाब में करोड़ों रुपए का फाउंटेन लगा है, वो फाउंटेन एक दिन चला फिर बंद हो गया, तो ये कैसे हो सकता है? भाई, हम टेंडर प्रक्रिया का अगर प्रोसेस का पालन कर रहे हैं तो हर चीज़ का एक मेंटेनेंस पीरियड होता है
उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं, ये ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं आने वाले समय में और आपको स्पष्ट हो जाएगा। कि आपने कहा था कि एक बड़ा घोटाला सफाई घोटाला हुआ है कि जितना पैसा केंद्र से या दूसरी योजनाओं के तहत आया, लेकिन उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े पार्षद शामिल थे, इसलिए उसकी जांच किस तरीके से हुई, क्या हुआ? देखिए, सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बात हम हमेशा करते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता इस भ्रष्टाचार को रोकने से किसने किसी को रोका है। नगर निगम में शहर की सरकार थी, ठीक है, ये आप कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शामिल थे तो उन पे कार्रवाई करने से किसने किसको रोका था? इसकी जांच होनी थी। शहर में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर क्यों इस विषय में आगे नहीं बढ़ा गया? भाई, अगर आप स्वयं गलत काम करोगे तो फिर आप किसी को गलत काम करने से रोक नहीं सकते। और मैंने तो खुली चुनौती दी थी कि सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। महापौर जी स्वतंत्र थे, कमिश्नर स्वतंत्र थे, प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र थे, उनको घोटाले की जांच करवानी चाहिए थे अगर उनका आरोप है कि, या आप जैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। हाँ, तो कौन रोका, किसने था? अगर आप, मैंने तो सारे चीज़ों को, भ्रष्टाचार को जो आरोप लगाया मैंने उसका प्रमाण दिया है। आप भी प्रमाण दीजिए और कार्रवाई करिए, कोई किसी का हाथ बांध के नहीं रखा था। अच्छा, जब ऐसी प्रचंड जीत होती है, एक चैलेंज सामने आता है। 60 पार्षद हैं आपको मिला के भारतीय जनता पार्टी के, 25 को ही आप ऑबलाइज कर सकती हैं या पद दे सकती हैं, बाकी का क्या होगा? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि अगर हमारी जीत बड़ी होती है तो हमारी चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। और हमारे 60 पार्षद चुन कर आए हैं और जो निर्दलीय हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और इसमें मोबिलाइज वाला विषय नहीं रहता, ये भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी नहीं परिवार है कि राजनीति हम करते हैं। जो योग्य होगा और जो इसमें काम करने की एनर्जी होगी उनको सब दायित्व दिया जाएगा। और ये पहले भी होते आया है, अब एक ही महापौर बन सकता है, एक ही सभापति बन सकता है। तो इसमें हम सब आपस में सहमति के साथ और सामंजस्य के साथ काम करेंगे और एक अच्छी शहर की सरकार जनता को सौगात के रूप में देंगे। इसमें क्या कोई पैमाना तय किया गया है योग्यता को मापने का, या फिर वैसी जैसे कोटा बंटता है कि इसके कोटे से नहीं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये कोटा कुछ नहीं होता, पर हाँ थोड़ा समीकरण बनाना पड़ता है कि शहर का सर्वांगीण विकास हो। उसका अच्छा चार विधानसभा है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, एक ही छः अगर हम ध्रुवीकरण कर दें किसी भी चीज़ का तो वो वहीं पर सीमित हो जाता है, फिर डेवलपमेंट भी। हमारा प्रयास रहेगा कि शहर के 4 विधानसभाएँ हैं तो चारों एरिया में हमारे MICs रहें और थोड़ा सा सभी को अवसर मिले, सभी समाज के लोगों को अवसर मिले। तो ये सब समीकरण बनाएंगे, पर आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोटावाद कुछ नहीं चलेगा। जो योग्य है, जो एनर्जेटिक हैं, जो काम करेंगे उनको अवसर दिया जाएगा और वो सबके साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार आई 5 साल बाद, तो हमने देखा कि शुरुआत के 10, 12, 15 दिन पूरा अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। पूरे सड़कों से सब ठेले गायब हो गए, तमाम जो अतिक्रमण थे वो गायब हो गए। 10-15 दिन बाद वो फिर आ गए, चेहरे बदल गए। नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था है। अभी भी वही स्थिति है जैसी कांग्रेस के समय में थी, बल्कि ज़्यादा है। अब ये भी ऐसी होना है क्या कि सिर्फ दिखावे के लिए ये कार्रवाई होगी, बाद में फिर वैसी हो जाएगा? देखिए, इस विषय में हमको गंभीर तो होना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि हम एक खाना पूर्ति करते हैं और कार्रवाई होती है, पर रोज़ कोई अधिकारी वहाँ पर रोज़ तो खड़े नहीं हो सकता, फिर वो 10 दिन बाद जस का तस हालात हो जाते हैं। तो इसमें हमको एक टीम वर्क के साथ और गंभीरतापूर्वक प्लान बना के काम करना होगा। और इसमें हमको जो व्यवसायी हैं उनको भी विश्वास में लेना पड़ेगा। अगर हम किसी को भी, गरीब लोग हैं, अगर हम उनका रोजगार का विषय देखें तो बार बार यही होता है कि गरीब लोगों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं। तो ये हम उनका एक व्यवस्थापन देंगे, उनको उचित व्यवस्थापन देंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी चीज़ के ठोस परिणाम तक पहुँचे। दिखावे के लिए 4 दिन हम ये कर दिए, फिर 8 दिन बाद वही हालात और उससे बदतर हालात। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये सब नहीं होगा। हम कोई भी काम करेंगे सामंजस्य के साथ करेंगे, लॉन्ग टाइम करेंगे। मुझे यहीं रहना है, जनता को मुझे फेस करना है, दिखावे के लिए हमारे यहाँ कोई काम नहीं होगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम के साथ सामंजस्य बनाकर काम करें और इसके लिए हमको कहीं पे कठोर कदम भी उठाना पड़ेगा तो हम वो करेंगे। एक बड़ा मुद्दा फूल चौक जो तात्यापारा चौड़ीकरण का था, जिसको आपने बहुत तेज़ी से उठाया था, बहुत मजबूती के साथ उठाया था, आपके घोषणा पत्र में भी है। क्या माने हम लोग कि 6 महीने के अंदर
देखिए, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। 5 साल हमने अवसर, जनता ने अवसर देकर देखा है कांग्रेस की सरकार को, कहीं कुछ नतीजा नहीं आया है। जहाँ तक रही आमापारा से शारदा चौक तक का जो सौंदर्य चौड़ीकरण का विषय है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ उस दिशा में हम एकदम सार्थक काम करेंगे और आपको ये चौड़ा रोड जो मिलने वाला है फूल चौक से शारदा चौक तक, वो हम सौगात के रूप में देंगे। अच्छा, ये अब मेयर बन गई हैं, चारों विधानसभा आपके अंतर्गत आएगा, उसकी चारों की तमाम जो सुविधाएं हैं या जो योजनाएं हैं वो आपके अंतर्गत आएगी। क्या मन में कहीं ये बात है कि अगला विधायक का भी कहीं से है तो उस एरिया पे हम ज़्यादा फोकस करें इस तरीके से? मैं आपको एकदम लिटरली बोल रही हूँ, मैंने कभी भी इस विषय में नहीं सोचा था और मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं महापौर भी बन सकूँगी। मुझे जो दायित्व मिलता है मैं उसको ईमानदारी से करने का प्रयास करती हूँ और उसके बाद आगे ईश्वर है और जो मेरी पार्टी है वो सब कुछ देखते हैं। और मेरे जो समर्थक हैं उनकी जरूर दिली इच्छा रहती है, वो मुझे बार बार कहते थे कि आपको विधायक का टिकट मिलेगा, फिर जब उपचुनाव हुआ तो अब उपचुनाव में आपको अवसर मिलेगा, उसके बाद फिर जब दोनों में नहीं हुआ तो बोले आप पक्का महापौर बनोगे। तो मुझे थोड़ी पीड़ा लगती है कि भाई मेरे समर्थक हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे काम को देखते हैं, तो वो लोग थोड़े निराश हो जाते हैं जब कुछ नहीं मिलता तो। पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। जब नेता प्रतिपक्ष का मेरा अंतिम दिवस था, आचार संहिता जिस दिन लगी उस दिन भी मैं थोड़ी सी भावुक हो रही थी, मगर मैं सच्ची में बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सपने में सोची थी कि ये जो बाजू वाला जो रूम है महापौर भी मैं कभी बन सकूँगी। पर ये मैं आगे की नहीं सोचती, भगवान जो स्थान देखे बहाने ही सही आपने ये कह दिया कि समर्थक दुखी होते हैं कि अगर हाँ बिल्कुल, मैं ये सही बोल रही हूँ, ये दुखी होते हैं, पर मैं ईश्वर पे बहुत भरोसा करती हूँ, सही समय पे सही जगह पे वो मुझे पहुँचा देते हैं। अच्छा, एक कांग्रेस लगातार ना इस इलेक्शन के पहले ये आरोप लगा रही थी कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया इलेक्शन। दूसरा एक अहम आरोप था उनका कि प्रशासकों की नियुक्ति की गई। आप इस दौरान निगम में थी, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया? देखिए, कांग्रेस बेसिर पैर की बात करते हैं और आरोप लगाना उनकी आदत है। जब वोटिंग परसेंट थोड़ा कम हुआ तो यही कांग्रेसी कह रहे थे कि बिना तैयारी के इलेक्शन कर दिए। इलेक्शन एक जटिल प्रक्रिया है, पूरी तैयारी के साथ ही हमारी सरकार है, जो प्रशासन है वो इलेक्शन में उतरता है और उनके लिए उनको समय चाहिए रहता है। बिना तैयारी के चुनाव नहीं हो सकता। और रही बात अनुकूलता की, हमारा समय पहले भी अनुकूल था, वर्तमान में भी हमारे लिए अनुकूल है और भविष्य में भी हमारे लिए समय अनुकूल रहे। आपने कम वोटिंग परसेंटेज की बात की, मैं आता है इस पे। महतारी वंदन योजना एक महिलाओं को आगे लाने का एक बड़ा कारण बना और इनका एक बड़ी योजना भी है वो, उसके बावजूद महिलाएं कम पहुंची। इतना कम वोटिंग परसेंटेज तो कभी नहीं रहा। देखिए, इसका रीज़न ये है, मैं आपको बताऊंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। वोटिंग वाले दिन मैं सब जगह पे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ मैं स्वयं विज़िट कर रही थी, तो मेरे अपने लोगों का ही वोटिंग आया ही नहीं था। अब वो सारे चीज़ों को देखने के बाद हम सब में देखते थे, उनका नाम ही नहीं था, बोलते थे नॉट अपडेट। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक है कि जो वोटिंग का जो लोगों का नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए, बहुत लोगों का नाम मतदाता सूची में था ही नहीं। एक रीज़न ये है। और जिनका नाम था, एक परिवार में 4 मेंबर है, 4 सदस्य हैं, चारों का मतदान केंद्र अलग अलग, तो इसमें दिक्कत आई है, इसलिए हमारा थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है। बाकी महिलाएं स्वस्फूर्त होकर घर से निकली हैं और लोग मुझे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर थे, वो इंतज़ार कर रहे थे। इवन मुझे वो कहते थे कि आप शहर में कहीं भी हमारा नाम ढूंढ दो, हम आपको वोट करने के लिए अवश्य जाएंगे। तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है कि मतदाता सूची है वो अपडेट नहीं था। एक अभी आपके घोषणा पत्र के बाद अटल विश्वास पत्र नाम रखा आप लोगों ने, उसमें जो कार्य बताए गए वो कांग्रेस का कहना है कि वो तो हो चुके हैं, 50% काम उसमें से हो चुके हैं जो आप करने की बात कह रही हैं। अभी तक कांग्रेस कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं करती और अभी वो कह रही है कि आधे काम हो चुके हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? अगर काम हो चुके हैं तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? ये हमारा घोषणा पत्र है, हमने घोषणा पत्र जारी किया है। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये काम हो चुका है तो ये तो और खुशी की बात है। हमारे लिए तो आधी चुनौती वैसे ही ख़त्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र रहता है वो जनता के हिसाब से बनता है, जनता का घोषणा पत्र रहता है। उसमें जो काम हो गए हैं उसमें कहीं अपूर्णता होगी, उसको हम और अच्छे से करेंगे। घोषणा पत्र का 100% काम होगा। चलिए, मेयर मीनल चौबे की प्राथमिकताओं की बात करते हैं। आज शपथ लेंगी आप, उसके बाद फिर सबसे पहला आदेश? देखिए, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मैं महापौर के रूप में शपथ लेने वाली हूँ और इसके लिए मैं
माध्यम से पूरी जनता का आभार करती हूँ, सभी का आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है। और इसके बाद सबसे पहले कल हम सारे जोन कमिश्नर और निगम मुख्यालय के अधिकारियों के साथ, आयुक्त महोदय के साथ बैठेंगे और सामने हमारी गर्मी आ रही है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पेयजल होती है। पानी जनता के लिए ज़रूरी है। जनता किस चीज़ के लिए टैक्स पे करती है? हम अपने अधिकार के लिए, नगर निगम अपने अधिकार के लिए तो सजग रहता है कि समय पे आप टैक्स पटाइए, मगर अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, हम अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जनता को जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, पेयजल है, सफाई है, ये उपलब्ध कराएं। और रही मेरी प्रायोरिटी की बात, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम सफाई की बात करते हैं। हमारा भी स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, तो मध्यम वर्गीय और अपर क्लास के लोग तो स्वच्छता में थोड़े अवेयर रहते हैं, मगर जो अंतिम पंक्ति के जो बस्ती वाले लोग हैं, झोपड़पट्टी है, वहाँ पे हम स्वच्छता में पीछे हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम जो सुविधा बाकी पूरे शहर को दे रहे हैं। देखिए, ईश्वर जिनको भी जन्म देते हैं उनको जीने का अधिकार रहना चाहिए अच्छे से। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं जो झुग्गी बस्ती है वहाँ पे भी वही सफाई व्यवस्था दूँ जो आम बाकी शहर को मिल रहा है, उनको भी वही पेयजल उपलब्ध कराऊँ, उनको भी साफ़ सुथरी नालियाँ और सड़क दूँ। अगर हम उनके लिए सब व्यवस्था करेंगे तो हम उनको सजग कर सकते हैं, फिर हम उनको समझा सकते हैं कि ये स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो हमारे साथ स्वच्छता में भागीदार बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहीं पिछड़ते हैं। तो मेरा प्रयास समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहेगा। और दूसरा, अगर महिला महापौर बनी है तो शहर में महिला सशक्तिकरण को मैं बढ़ावा दूंगी। हर क्षेत्र में, हर शहर के 70 वार्डों में मैं महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करूंगी कि महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और समाज और शहर के निर्माण में भागीदार बने। निगम के पास पैसे की हमेशा कमी रही है, कोई ऐसा सोर्स है नहीं जिससे उसके खर्चे मिलें। कैसे इसको मैनेज करेंगी? देखिए, निगम के पास इनकम की कोई कमी नहीं है, पर हमको इसमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी और थोड़ा काम मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा। राज्य सरकार भी हमको पर्याप्त फंड देती है, केंद्र की सरकार से भी हमारे पास करोड़ों रुपए आते हैं, पर प्लानिंग की कमी वजह से हमको ऐसा लगता है कि नगर निगम के पास पैसे नहीं हैं। मैं महापौर बन गई हूँ, अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से देखूँगी और उसके बाद फंड के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। जनता का जो सारा काम है वो साय साय होगा। कोई बड़ा कोई योजना, कोई भवन किसी तरीके से कहीं पर कोई बड़े निर्माण की योजना है जिससे? देखिए, अधोसंरचना का जो काम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्राथमिकता नगर निगम का जो मूल काम होता है वो बिजली, पानी, सफाई होता है। इसके बाद हम राजधानी में रहते हैं, तो राजधानी के अनुरूप हमारे शहर का विकास होना चाहिए और नगर निगम के माध्यम से भी जो भी आवश्यक दिखेगा, जो भी शहर की मूलभूत आवश्यकता रहेगी, हम उस विषय पे काम करेंगे और अच्छी सौगातें, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, नगर निगम के माध्यम से जरूर देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, मीनल चौबे जी ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी कि वो महिला मेयर हैं, तो महिलाओं के लिए बेहतर काम होगा। साथ ही जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रायपुर की, वो जरूर लोगों को मिलेगी। लेकिन फिर वही महत्वपूर्ण विषय है कि अतिक्रमण के बारे में, जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने स्वीकार भी किया कि ऐसा होता है कि अतिक्रमण को हटाया जाता है और वो फिर आ जाता है। उसके लिए वो ठोस योजना बनाएंगी। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे वाकई में वो रायपुर को जैसा वो चाहती हैं वैसा सुंदर बनाएं, वैसा सुविधाजनक बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं मेयर ऑन एयर में एक नई कड़ी में एक नए मेयर के साथ।